आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लासकोमा स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इमेजिन कीजिए आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी है और इमरजेंसी ओपीडी में 2 पेशेंट एंटर होते हैं। एक पेशेंट को रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी हुई है और दूसरे पेशेंट को स्ट्रोक अटैक आया है। ऐसे मरीजों में सबसे ज़रूरी होता है इनकी बेहोशी के स्तर को इवैल्यूएट किया जाए। इस काम को करने के लिए, इस बेहोशी के स्तर को इवैल्यूएट करने के लिए ही जो मेथड या टेक्नीक यूज़ की जाती है, उसे ग्लासकोमा स्केल कहते हैं। ग्लासकोमा स्केल में 3 मुख्य भाग या कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 आई मूवमेंट, नंबर 2 वर्बल रिस्पॉन्स, नंबर 3 मोटर रिस्पॉन्स। इन तीनों भागों के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम पेशेंट के बेड साइड रहकर चेक करके नोट करते हैं और इन तीनों भागों को जोड़कर जो टोटल आता है, उस टोटल के बिहाफ पर मरीज की कंडीशन को समझा जाता है और उसके लिए सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ की जाती है। जीसीएस की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 1974 में ग्राहम टेस्ले और ब्रायन जेनेट, दो साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। जीसीएस के 3 कंपोनेंट या भाग होते हैं, जिसमें आई ओपनिंग का स्कोर होता है 1 से 4 पॉइंट का, और मोटर रिस्पॉन्स का होता है स्कोर 1 से 6 पॉइंट का, और तीसरे नंबर पर वर्बल रिस्पॉन्स का स्कोर होता है 1 से 5 पॉइंट का। टोटल स्कोर रेंज 3 से 15 तक होती है। आइए देखिए सबसे पहले आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को पेशेंट के बेड साइड कैसे चेक करते हैं और उसकी रेटिंग कैसे करते हैं। जैसे ही अनकॉन्शियस पेशेंट आपके सामने बेड पे लेटा है, आपने उसकी आई ओपनिंग की तरफ को देखना है। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा है तो हम उसे 4 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट किसी वॉइस, आपकी कमांड, जैसे आप उसका नाम ले रहे हैं, फिर अपनी आंखों को ब्लिंक करता है तो 3 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट किसी पेन स्टिमुलस पे ही अपनी आंखें खोलता है तो हम इसे 2 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट का किसी पेनफुल स्टिमुलाई तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है आई मूवमेंट का, तो हम 1 पॉइंट देंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे कंपोनेंट या भाग को, जिसे वर्बल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि पेशेंट क्या आवाज़ या क्या बात करता है। तो अगर पेशेंट को आप उसका नाम, उसकी जगह, उसके बारे में कुछ सवाल करें और पेशेंट सही जवाब दे तो उसे ओरिएंटेड मानेंगे और 5 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट जवाब में कंफ्यूज्ड है तो उसे 4 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट सिर्फ कुछ शब्द ही बोल पा रहा है और पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है तो उसे 3 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट सिर्फ आवाज़ ही निकाल पा रहा है, जैसे दर्द में चिल्लाने की आवाज़, तो उसे 2 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। के बाद तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मोटर रिस्पॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट आपके दिए हुए कमांड्स को मानता है, ओबे करता है, तो 6 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट, आपने कहीं उसे पिंच किया, पेनफुल स्टिमुलस किया, और पेशेंट अपनी उस लोकेशन को लोकलाइज़ कर पाता है, तो उसे हम 5 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट अब पेनफुल स्टिमुलस से अपने आप को पीछे कर लेता है, तो हम इसे 4 पॉइंट देंगे। और अगर पेशेंट किसी पेनफुल स्टिमुलस के लिए अपने शरीर को इकट्ठा कर लेता है, तो हम इसे 3 पॉइंट देंगे। और अगर किसी पेनफुल स्टिमुलस के लिए पेशेंट अपने शरीर को एक्सटेंड करता है, बाहर की तरफ को खोलता है, तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। और किसी भी पेनफुल स्टिमुलस के लिए अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। अब तीनों कंपोनेंट के पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे और इस स्कोर को इंटरप्रिटेट करेंगे किसी भी इलाज करने के डिसीज़न को बनाने के लिए। अगर पेशेंट का जीसीएस 13 से 15 तक है, तो वो माइल्डली इम्पेयर्ड है। उसे क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए और 1 से 2 घंटे में दोबारा चेक करना चाहिए। अगर जीसीएस में कोई डाउनफॉल आता है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए।
अगर जीसीएस का स्कोर 9 से 12 है तो इसे मॉडरेटली इम्पेयर्ड माना जाना चाहिए। इसमें मॉनिटरिंग को बढ़ा देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाकर बताना चाहिए और पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए तैयार करना चाहिए और हर घंटे पेशेंट का न्यूरो एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर जीसीएस स्कोर 8 या 8 के बराबर है तो इसे सीवियरली इम्पेयर्ड माना जाना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी कंडीशन है। इसमें पेशेंट का एयरवेज रिस्क पे होता है और पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए तैयार करना चाहिए और किसी सीनियर क्लिनिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर जीसीएस स्कोर 3 है या 3 से कम है तो यह बहुत ही बुरी कंडीशन है पेशेंट के लिए। इसमें पेशेंट किसी डीप कोमा में जा रहा होता है और पेशेंट की ब्रेन डेथ को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट के बेड के साथ में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला पॉइंट है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। जैसे ही आप पेशेंट के पास पहुँचेंगे तो अपना नाम बताइए और पेशेंट को ये इंश्योर कीजिए कि ये एनवायरनमेंट उसके लिए सेफ़ है और उसकी बेसलाइन कंडीशन को नोट कीजिए। इसके बाद उसके आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स को एक-एक करके नोट कीजिए। फिर इन सभी रिस्पॉन्सेज़ को कैलकुलेट करिए और कंपेयर करिए और लास्ट में इन्हें डॉक्यूमेंट करके फर्दर क्लिनिशियन को बताकर आगे बढ़िए। कुछ सावधानियां हैं जो नर्सिंग ऑफिसर को जीसीएस की प्रैक्टिस में ध्यान देनी चाहिए। जीसीएस में आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्सेज को हमेशा एक-एक करके इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना चाहिए और जो पेशेंट में बेस्ट रिस्पॉन्स हो उसे ही ऑब्जर्व करके लिखना चाहिए। अगर असेसमेंट में कोई लिमिटेशन है, जैसे आई रिस्पॉन्स को चेक करने के समय में अगर पेशेंट का ट्रॉमा की वजह से ऑर्बिटल स्वेलिंग है तो इसे मेंशन करना चाहिए। अगर पेशेंट का स्कोर 8 या 8 के बराबर है तो इसे इमरजेंसी में मानकर पेशेंट के एयरवेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई भी 2 पॉइंट तक जीसीएस नीचे जाता है तो उसी समय मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमेशा एस बार कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर किसी का जीसीएस 9 है तो आपको इसे E2 V3 M4 करके ही कहना चाहिए, ना कि इकट्ठा एक नंबर कहना चाहिए। जीसीएस के डॉक्यूमेंट्स को टाइम पे, स्कोर को और फैक्टर्स को हमेशा से ध्यान से असेस कीजिए, क्योंकि जीसीएस एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है किसी भी पेशेंट की हालत को एक्सेस करने के लिए। इससे आपके नर्सिंग केयर में बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलते हैं।